वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, चाबी की बार्सिलोना से अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं हैंसी फ्लिक की बार्सिलोना की तरफ। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हैंसी फ्लिक एक लिमिटेड बजट के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किस तरह से बार्सिलोना को मैनेज करेंगे। क्योंकि देखो, जाते जाते चाबी ने यह बात कही है कि आने वाले मैनेजर्स के लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं होंगी। तो हमें इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हैंसी फ्लिक को जो है वो अपनी मर्जी के सारे प्लेयर्स मिल जाएंगे और वो अपनी मर्जी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपनी मर्जी से फॉर्मेशन सेट करेंगे और अपनी मर्जी की फुटबॉल जो है वो खिलाना शुरू कर देंगे। तो ये इतना ज़्यादा आसान होने नहीं वाला। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा टैक्टिकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो, पहली चीज़ तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि 2002 के बाद से हैंसी फ्लिक पहले मैनेजर हैं जो कि चैंपियंस लीग जीतने का एक्सपीरियंस रखते हैं, जो कि बार्सिलोना को ज्वाइन करने जा रहे हैं। 2002 में वैन हॉल ऐसे मैनेजर थे। उसके अलावा 2002 के बाद से कोई भी मैनेजर ऐसा नहीं आया था जिसने चैंपियंस लीग जीती हुई हो। राइकॉट आए थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम बारसा से मैनेजर जीती। पेप गार्डियोला थे, लुइस एनरिके थे। तो इन लोगों ने बार्सिलोना के साथ ही फर्स्ट टाइम चैंपियंस लीग जीती थी। लेकिन अब हैंसी फ्लिक ऐसे मैनेजर हैं जिन्होंने 2019-20 के सीजन में बायर्न म्यूनिख के साथ चैंपियंस लीग जीती हुई है। और बल्कि चैंपियंस लीग नहीं, बल्कि जितने भी अवेलेबल ट्रॉफीज थी उस सीजन में उन्होंने उखाड़ के रख दी थी। अब उस बायर्न म्यूनिख को आज की बार्सिलोना के साथ कंपेयर करना तो बहुत ही मुश्किल और मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अब हैंसी फ्लिक आ रहे हैं तो उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा हैं। और देखो, चावी का जो केस हुआ था, जिस तरह से उनको निकाला गया है ना, वहाँ पर हमारे फैन बेस जो है काफ़ी इमोशनल रही है और होना भी चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हैंसी फ्लिक की साइनिंग से बार्सिलोना फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे और वो यही रीज़न थी कि एक एक्सपीरियंस कोच जो है वो हमारे पास आ रहा है। लेकिन वही बात है कि हैंसी फ्लिक के लिए चीज़ें जो है ना वो पीस ऑफ केक जैसी होने वाली नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें उनके लिए भी होंगी। और मैं चाबी से जाते जाते जो भी उन्होंने बातें कही है मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखो, अगर हैंसी फ्लिक को उनकी मर्जी की टीम नहीं मिलती ना, तो हैंसी फ्लिक क्या अपनी फिलॉसफी वो इस करंट स्क्वाड के साथ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो देखो यार, पहली चीज तो ये कि हैंसी फ्लिक जो है ना वो 4-2-3-1 की फॉर्मेशन के साथ खेलते हैं। और अगर हम हैंसी फ्लिक के डाटा की बात करें तो इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है उनके बारे में, क्योंकि एक उनका फुल सीजन बायर्न के साथ था, 19-20 वाला सीजन, जहाँ पर उन्होंने सारी ट्रॉफीज जीती थी। उसके बाद वो जर्मनी को कोच करने के लिए चले गए, जहाँ पर उनका स्पेल कोई इतना ज़्यादा खास रहा नहीं था। तो इतना ज़्यादा कुछ हमारे पास अवेलेबल डाटा नहीं है। तो हमारे लिए जो बेस लाइन है वो बेसिकली बायर्न म्यूनिख का वो एक सीजन ही है और उसी की बेस के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि बार्सिलोना में वो क्या कुछ करने जा सकते हैं। तो यार, 4-2-3-1 उनकी बेसिकली बायर्न के साथ या जर्मनी के साथ उनकी फॉर्मेशन हुआ करती थी। उनकी टीम काफ़ी पेसी होती है, हाई स्पीड के साथ खेलती है। उसके बाद डायरेक्ट फुटबॉल वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, वर्टिकल बॉल्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं और वो उनकी टीम बॉल रिकवर बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करती है। देखो, बेसिकली अगर इनको दो लफ्ज़ों में डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो वो होता है इंटेंसिटी और फिजिकलिटी। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बार्सिलोना में, आज की बार्सिलोना में आपको नहीं दिखेंगी। आपको इंटेंसिटी बार्सिलोना में ज़्यादा नज़र नहीं आती, फिजिकलिटी आपको ज़्यादा नज़र नहीं आती। आपके पास ज़्यादा फिजिकल स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, ज़्यादा हाइटेड प्लेयर नहीं है, स्पेशली आपके मिडफील्ड के अंदर और आपकी फॉरवर्ड लाइन में सिवाय लेवेंडोस्की के अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। तो बायर्न को अगर आप देखो तो वहां पर आपको ज़्यादातर फिजिकल प्लेयर नज़र आ रहे थे और आपको वहां पर जो है वो इंटेंसिटी के साथ, पेस के साथ खेलते हुए लोग, प्लेयर्स जो हैं वो नज़र आ रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि हैंसी फ्लिक की जो टीम्स होती है ना वो बेसिकली ओपोनेंट हाफ में प्रेसिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर करती हैं। बॉल रिकवरी के ऊपर ज़्यादा इनके जो है वो इन्फोसिस होता है। और देखो, बॉल रिकवरी अगर आप हैंसी फ्लिक की बायर्न के साथ कंपेयर करो आज के बारसा में, तो बायर्न 60.2% उनकी बॉल रिकवरी थी पर गेम। और अगर आप बार्सिलोना की बात करो, अब की बार्सिलोना या चावी की बार्सिलोना की, तो वो पर गेम 47.3 जो है वो रिकवरीज करती थी। तो यार एक काफ़ी बड़ा जो है ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो एक इंटेंसिटी जो है वो आपको देखने में मिल सकती है और बार्सिलोना में। लेकिन वो कौन से प्लेयर्स हैं जो इंटेंसिटी के साथ खेल सकते हैं, ये एक सवाल है। देखो, काफ़ी हाई लाइन ये खेलते हैं और
वहाँ पर इनका डिफेंस काफ़ी वर्नेबल होता है। और हैंसी फ्लिक का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख रहे हो तो इनकी टीम जो है ना वो बड़े ज़्यादा गोल स्कोर करती है। और 8-2 आपको याद होगा, सबसे ज़्यादा गोल तो उन्होंने हमारे अगेंस्ट ही स्कोर किए थे, तो वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सी एक चीज़ थी कि वो बार्सिलोना के अगेंस्ट ही उन्होंने ये सारा कुछ किया था। और इतना बड़ा मार्जिन से हमें हराने के बाद से उनको सबसे ज़्यादा शौक भी बार्सिलोना को कोच करने का ही था। तो खैर ये तो खैर एक बात थी, लेकिन उनकी टीम ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा क्लीन शीट्स रखती है, ऐसा नहीं होता। और आपको याद होगा कि अभी रिसेंट सीजन में हम लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव स्ट्रगल किया था। और कहीं ना कहीं जो डिफेंसिव स्ट्रगल था वो इस वजह से था कि हमारे पास प्रॉपर डीएम नहीं था। और हैंसी फ्लिक जो है वो बेसिकली डबल पेवट के साथ खेलते हैं। और डबल पेवट का मतलब ये है कि आपके पास वर्ल्ड क्लास डीएम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बार्सिलोना को वर्ल्ड क्लास डीएम साइन करना होगा अगर आप चाहते हैं कि हैंसी फ्लिक की फिलॉसफी जो है वो बार्सिलोना में इम्प्लीमेंट हो सके। देखो, मैंने पूरे सीजन में, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैंने ये बात कही थी कि चावी की जो डिफेंस थी वो बहुत वर्नेबल इस वजह से थी कि हम बहुत ज़्यादा हाईलैंड खेलते थे और डिफेंसिव मिडफील्डर हमारे पास होता कोई नहीं था। और हम बॉटम लेवल की जो ला लीगा की टीम थी उनके अगेंस्ट भी हमने बहुत ज़्यादा गोल कंसीड किए थे और हमने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लूज किए वहाँ पर। और अब अगर यही चीज़ हैंसी फ्लिक भी करेंगे तो हम लोग स्ट्रगल करेंगे। और आपको ये भी बताता चलूँ कि हैंसी फ्लिक की जो बार्सिलोना है वो वहां पर उनसे बहुत ज्यादा गोल्स जो है वो डिमांड करते हुए नजर आएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि बायर्न म्यूनिख ने गोल्स बहुत स्कोर किए थे, उन्होंने 260 गोल स्कोर किए थे अपने उस सीजन में और 86 मैचेस उन्होंने खेले थे। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि उनका एक्सजी कितना होगा। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर बात करो तो यूरोप में सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट करने वाली चावी की टीम थी बार्सिलोना, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस मिस करने वाली टीम भी बार्सिलोना ही थी। तो ये एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रोल होगा हैंसी फ्लिक का कि वो किस तरह से फाइनल थर्ड में अपनी टीम को इम्प्रूव करते हैं और किस तरह से वो अपनी टीम की जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी है उसको जो है तो उसमें जो है शाइननेस लेकर आते हैं, किस तरह से वो उसको अपनी टीम की जो फॉरवर्ड लाइन है उसको गोल्स जो है वो कन्वर्ट करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हैंसी फ्लिक से आप ज़्यादा ये उम्मीद नहीं रख सकते कि उनकी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लीन शीट जो है वो लेकर आएगी। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और फिर हैंसी फ्लिक की जो डिफेंसिव लाइन होती है ना वहाँ पर अल्फोंसो डेविस जैसे प्लेयर और अरोहो जैसे प्लेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि रिकवरी प्ले पेस जहाँ पर जो है आपको ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको अरोहो जैसे प्लेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अरोहो ने अभी तक अपना रिन्यूअल साइन नहीं किया, तो इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि अरोहो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे अगले सीजन में बार्सिलोना के लिए, स्पेशली अंडर हैंसी फ्लिक। तो अरोहो को जो है जल्द से जल्द बार्सिलोना को रिन्यूअल साइन कराना ही पड़ेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनसे जो भी गलती हुई थी पीएसजी के साथ या जो कुछ भी था उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। आई होप कि हैंसी फ्लिक खुद भी बात करेंगे और अरोहो जो है वो जल्द से जल्द जो है वो साइन करेंगे। और उसके अलावा यार देखो, अगर आप मिडफील्ड की बात करते हो ना तो वहां पर आप देखो हमारे पास इस टाइम के ऊपर गुंडोगन है, इस टाइम के ऊपर पैड्री है। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो फिजिकल नहीं है ज़्यादा, जो ज़्यादा भाग नहीं सकते और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोगों को डीएम पोजीशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। एक वर्ल्ड क्लास डीएम की हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और फिर देखो वर्टिकल क्रॉसेस बहुत ज़्यादा आएंगी, क्रॉसेस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे। वहाँ पर लेवेंडोव्स्की के अलावा हमारे पास कोई ज़्यादा प्लेयर नहीं है। अब हैंसी फ्लिक की बार्सिलोना में जो है ना इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से ज़्यादा होंगे, लामीन यमाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं उनकी जो फिलॉसफी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद गावी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो वो फिजिकल है, वो जान मारते हैं, वो पूरा ग्राउंड कवर करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे आपके लिए। उसके अलावा फर्मीन लूपस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने आपको पिछले पूरे सीजन में एक बात कही थी कि जब जब पैड्री और फ्रैंकी डियोंग साथ साथ खेले हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि बार्सिलोना ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, स्पेशली पीएसजी की अगर आप टाई उठाकर देख लो तो पहले टाई के अंदर हम ये दोनों प्लेयर साथ नहीं खेले थे। जब फ्रैंकी डियोंग खेले थे तो पैड्री नहीं थे और जब पैड्रिक आए तो फ्रैंकी डियोंग को सब कर दिया गया था। इसी तरह से इन दोनों प्लेयर्स को हैंसी फ्लिक की बार्सिलोना में मैं नहीं समझता कि ये दोनों साथ होंगे। अगर फॉर एग्जांपल किमिच आते हैं तो वहां पर फ्रैंकी डियोंग
से हम लोग बहुत कुछ जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब फ्रैंकलिन डी जॉन्ग का भी प्रॉब्लम यही है कि वो भी पता नहीं मतलब हमारे साथ रहेंगी नहीं रहेंगी, उनकी भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ रही हैं। तो यार देखो, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो ये चीज़ें मैं कंसिडर करके बात कर रहा हूँ कि हम लोग कोई ज़्यादा बड़ी साइनिंग्स करने के लिए नहीं जा रहे हैं, और हम लोग जो है वो करंट स्क्वाड के ऊपर ज़्यादा जो है वो मतलब ज़्यादा हम लोग कंसिस्ट करेंगे। हम लोग ज़्यादा बाहर की चीज़ों को नहीं देखेंगे। उसकी वजह यही है कि हमारे पास फाइनेंशियली इस वक्त बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखो, अगर आप बायर्न को उठाकर देखो और जर्मनी को उठाकर देखो ना, तो आपको ये भी नज़र आया कि हैंसी फ्लिक जो है ना, अपने ओपोनेंट को देख के बहुत सारे अपनी चेंजेस जो है वो करते हुए नज़र आते हैं, और अपने प्लान को चेंज करते हुए नज़र आते हैं। तो आपको एक फिक्स सिस्टम जो है वो नज़र नहीं आएगा। आपको हो सकता है कि टाइम टू टाइम जो है वो टीम में चेंजेस होती हुई नज़र आए, आपको टाइम टू टाइम सिस्टम चेंज होता हुआ नज़र आए, और जिसकी वजह से जो है वो आपको ओपोनेंट को देखकर जो है वो टीम में बहुत सारी चेंजेस भी होती हुई नजर आएंगी। जिससे मैंने आपको बताया कि अगर बायर्न को उठाकर देखो, 19-20 की बायर्न को उठाकर आप देखो ना, तो अगर आज के बार्सिलोना के ऊपर आप वही चीज़ इंप्लीमेंट करने जाओगे, तो हम लोग जब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलेंगे तो बहुत मार पड़ सकती है हमें, क्योंकि आपको पता है कि उनके पास स्पेस होगी, विनी जूनियर होंगे, एम्बाप्पे हो जाएंगे। तो इनके अगेंस्ट जो है आपको रिकवरी पेस चाहिए होगी। आपके लिए कुंदे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और जिससे मैंने आपको बताया कि अरहो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर ये भी एक चीज़ हो सकती है कि जब इनके अगेंस्ट हम खेलेंगे, तो वहाँ पर हैंसी फ्लिक जो है वो अपना स्ट्रक्चर भी चेंज करें, अपना प्लान भी चेंज करें, और अपनी फिलॉसफी को भी थोड़ा सा चेंज करते हुए नजर आएंगे। और फाइनल थर्ड की, जिससे मैंने आपको पहले बात बताई कि वहाँ पर हम लोगों के लिए सिर्फ लेवेंडोस्की ही इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बाकी के प्लेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनको भी गोल स्कोर करना होंगे। देखो, अगर हम बायर्न को उठाकर देखें तो ग्नाबरी ने वहाँ पर 21 गोल स्कोर किए थे उस सीजन में, 2019-20 सीजन के अंदर। और फिर उसके बाद लेवेंडोस्की ने तकरीबन 34-35 गोल स्कोर किए थे, मुलर ने भी तकरीबन 12 गोल स्कोर किए थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लेवेंडोस्की के अलावा गोल कौन स्कोर कर रहा है? कोई भी नहीं, और लेवेंडोस्की से भी जो है पिछले सीजन में गोल ज़्यादा कोई स्कोर हुए नहीं थे। तो यार ये इतना आसान नहीं होगा, गिव एंड टेक वाली चीज़ होगी। कुछ थोड़ा सा हैंसी फ्लिक को एडजस्ट करना पड़ेगा, ला मासिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा, वहाँ से कुछ प्लेयर्स को लाना पड़ेगा, कसाडो पे बिलीव करना पड़ेगा, विक्टर रूके पे बिलीव करना पड़ेगा, और फिर इसी तरह से प्लेयर्स को जो है वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। ये इतना आसान नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर हैंसी फ्लिक 2-3 ट्रॉफीज भी अगले 2 सीजन के अंदर जीत जाते हैं, मैं बड़ी ट्रॉफीज की बात ही नहीं कर रहा, मैं ला लीगा की बात नहीं कर रहा, मैं चैंपियंस लीग की बात नहीं कर रहा, अगर आप स्पेनिश सुपर कप जीत जाते हो या कोपा डेल रे जीत जाते हो, और एक आधा अगर ला लीगा का टाइटल हम उखाड़ लेते हैं, तो आई थिंक हम लोग जो है वो ठीक रास्ते के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे। ये सारी की सारी बातें मैंने ये सोच कर कही हैं कि हमारे पास फाइनेंशियली जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है इस टाइम के ऊपर, हम ज़्यादा बड़ी साइनिंग्स नहीं कर सकते। देखो, मैंने पेस की बात की है, अगर निको विलियम्स हमारे पास आ जाते हैं, राइट साइड के ऊपर हमारे पास लामीन जमाल रहते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो हैंसी फ्लिक की फिलोसफी के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर सकते हैं फुटबॉल को, क्योंकि हमारे पास जो मिडफील्ड है वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि हम अच्छा पोजेशन बेस्ड फुटबॉल भी खेल सकेंगे। वहाँ पर पैड्री वहाँ पर है, गुंडोगन वहाँ पे है, किमिच अगर आ जाते हैं, तो ये तो वहाँ पर जो है हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है एक पोजेशन बेस्ड फुटबॉल के साथ साथ हम लोग ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो अच्छी फुटबॉल खेलते हुए, अच्छे पासेस और काउंटर के ऊपर खेलते हुए जो है वो नज़र आएंगे। और वहाँ पर निको विलियम्स, लामीन जमाल का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन इन केस अगर हम लोग ये लोग साइन नहीं कर सके, हम निको विलियम्स साइन नहीं कर पाए, या हम बड़ी साइनिंग स्कीमेज जैसी नहीं कर पाए, तो हम लोग स्ट्रगल भी ज़रूर करेंगे इस पूरे सिस्टम के साथ। तो ये थी यार वीडियो। मैंने जो है कोशिश की है कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर सकूं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई ऑलरेडी, लेकिन आप का क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हो कि किस तरह से जो है वो हैंसी फ्लिक की बार्सिलोना वो खेलती हुई आपको नज़र आ सकती है? आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।